हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा यूनिट 3 दैट इज आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। अब तक आपको पूरे चैप्टर का एक बैकग्राउंड बन गया होगा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर में क्या था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब क्या था, ये इंडियन जुडिशरी का एक अल्टरनेटिव है कि यहाँ पे कैसे कैसे एक तरीके से यहाँ पे स्पीडी जस्टिस मिल सके, स्पीडी ट्रायल हो सके, इन सब के बारे में हमने तमाम बातें की है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑम्बुड्समैन के बारे में बात की थी कि ऑम्बुड्समैन क्या होता है, वो कहाँ उसका ओरिजिनेशन है। मैंने आपको ऑम्बुड्समैन टर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था ताकि हमें कोई भी ऑम्बुड्समैन वर्ड बोले तो आप कभी भी उसको ये ना बोले लोकपाल लोकायुक्त, आप उसको एकदम ऑम्बुड्समैन का मतलब ही बताएं। सो हमने प्रीवियस वीडियो में वो भी देखा था। तो टोटल इस चैप्टर के 7 वीडियो होने वाले हैं। इसके पहले वाले 6 वीडियो हैं और ये 7th नंबर का वीडियो है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप पहले उनको जाके आप उन 6 वीडियोस को देखिए, देन आप इस पे आइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोकपाल और लोक आयुक्त से। अब लोकपाल और लोक आयुक्त आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, प्रोटेस्ट में रहता है, बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं कि इंडिया में लोकपाल और लोक आयुक्त सेटअप हो। देखते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त है क्या और लोकपाल और लोक आयुक्त फंक्शंस क्या करेंगे और इनके लिए इतना प्रोटेस्ट क्यों है, लोग क्यों चाहते हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशन रहे। जब एक समय पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था तब यहाँ पे सरकार लेके नहीं आना चाह रही थी। तो हम देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है कि जो बार बार मतलब लोग चाहते हैं कि ये रहे और सरकार इसे क्यों नहीं लेके आना चाह रही थी एक समय पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोक आयुक्त का मीनिंग एंड ओरिजिन। अ लोकपाल केयर टेकर ऑफ पीपल इज एन ऑम्बुड्समैन इन इंडिया। ऑम्बुड्समैन है ये लोकपाल, जैसे कि हमने क्या देखा था, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये 2 ऑम्बुड्समैन के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकपाल की और जो लोकपाल है वो भी ऑम्बुड्समैन ही है। वो एक तरीके से सरकार पे अपनी नजर बना के रखता है कि यहाँ पे कोई घपला तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, उस करप्शन से कोई पीपल की राइट्स का तो वायलेशन नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है लोकपाल। The Lok Ayukt is similar anti-corruption ombudsman organization in Indian state. अब जो लोक आयुक्त है वो हर स्टेट में होता है, जो स्टेट्स में होता है लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्हें हम बोलते हैं लोक आयुक्त। और जो सेंटर लेवल पे होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं लोकपाल। तो एक डिफरेंस तो आपको समझ में आया, स्टेट के लिए जो है वो लोक आयुक्त है और जो सेंट्रल लेवल के लिए है वो है लोकपाल। क्लियर, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। The institution of Lokpal and Lok Ayukt were given formal recognition by passing of the Lokpal and Lok Ayukt Act 2013. अब पहले क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मतलब क्या ये पहले से था ये इंस्टीट्यूशन? जी नहीं, ये इंस्टीट्यूशन को फॉर्मल रिकॉग्निशन मतलब अच्छे से तब इन्होंने फंक्शन करना शुरू किया, अच्छे से तब इन्होंने काम करना शुरू किया जब एक बिल पास हुआ, जब पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, वो जो कि बाद में जाके एक्ट में बना। जब बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो वो कब पास किया? द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 में इसको पास किया गया और उसके बाद में इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली और इन्होंने अपने काम करना थोड़ा शुरू किया। The legislation aims to combat acts of bribery and corruption of public servant, a term that has been given fairly in the interpretation in this act. अब ये जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट है, इस एक्ट का काम क्या है? इस एक्ट का काम है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मतलब जितने भी सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर इन द सेंस जितने भी सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी सबको चाहिए होती है, तो जितने भी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं अगर वो कहीं ब्राइबरी और करप्शन करते पाए गए तो उनको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, सो ये एक्ट इन लोगों के लिए बनाया गया है, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में जो ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड है, इनसे ये एक्ट बनाया गया है। द एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट इन एंड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे ये जो एक्ट है ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। कुछ इंडिया के पब्लिक सर्वेंट बाहर भी तो जाते हैं, बाहर भी तो काम करते हैं, है ना। सो उन पे भी ये अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि तुम यूएस में बैठे हो और तुम वहाँ पे घपला कर रहे हो,
रुपए तो सरकार के ही, और सरकार के भी नहीं, रुपए तो जनता के ही हैं। सरकार के पास में कहां से रुपए आ रहे हैं? हम टैक्स भर रहे हैं, वही सरकार के पास में रुपए हैं। हम हाईवे पे जा रहे हैं तो जो टोल नाके पे जो रुपए कट रहे हैं वही सरकार के पास में रुपए, सरकार के पास कहां से रुपए आए? तो भले ही कोई पब्लिक सर्वेंट फॉरेन में है और वो हमारे रुपए से करप्शन वगैरह कर रहा है, हमारे रुपए से काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है। क्लियर? It is important to note that Act includes its purview even in the current and ex-prime minister. ये जो एक्ट है इसमें करंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। अगर करंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर भी पाए गए, करंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब जो आज के प्रधानमंत्री और जो पूर्व में रह चुके प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके भी कुछ करप्शन के चार्जेस, ब्राइबरी के पाए गए तो उनका भी इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। करंट एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, अब यहां पे ये जो एक्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटिटिव में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, मैं बता रहा हूं, इस एक्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। एक्सेप्ट इन मैटर्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। यहां पे बताया गया है कि इस एक्ट में करंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हैं। अगर वो कहीं ब्राइबरी वगैरह करते पाए गए, कहीं करप्शन में इंडल्ज हुए, तो वो भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि ये एक्ट कुछ चीजों को कवर नहीं करता है। कौन सी है वो चीजें? इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में देखें तो हमारे किस देश से क्या बातें चल रही है वो हम रिवील नहीं कर सकते ना। अब लोकपाल में मान लो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चालू हुई, यहाँ पे अगर इंक्वायरी वगैरह सारी चीजें चालू हुई तो सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। और ये कुछ चीजें होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यूएसए के साथ में क्या बातें चल रही है ये अगर चाइना को पता चल जाएगा तो चाइना उसका फायदा नहीं उठाएगा। हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में अगर हम पूरी दुनिया को बता देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे एटॉमिक एनर्जी, हमारे स्पेस, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में अगर बाहर पब्लिक में आ गया तो वो सही नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस है। बाकी इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उनको इस एक्ट के तहत वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। बस कुछ एक्सेप्शंस हैं और आपको इन एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये यहाँ पे एक्सेप्शंस है। और इन एक्सेप्शंस पे से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शंस है, कौन सा एक्सेप्शंस नहीं है। इसमें से एमसीक्यू बनेगा आपका सीधा सीधा। क्लियर है? At least 2/3 of the member of लोकपाल must approve such inquiry। अब जब भी लोकपाल में इंक्वायरी होगी तो जितने भी मेंबर है, वो कितने मेंबर है अभी आएगा इस वीडियो में, थोड़ी सा शांति रख लो। उसमें से 2/3 मेंबर को बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भैया अब हम इंक्वायरी के लिए आगे बढ़ेंगे। जब तक 2/3 मेंबर नहीं बोलते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक। It further provides that any such inquiry shall be held in camera, and if Lokpal comes to a conclusion that the complaint deserves to be dismissed, the records of the inquiry shall not be published or made available to anyone। यहाँ पे सबसे पहले जो इन कैमरा है इसका मतलब समझो, ये लीगल टर्म है। इन कैमरा मतलब प्राइवेट। यहाँ पे जो भी इंक्वायरी वगैरह होगी वो प्राइवेट में होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होगी, जनता के सामने नहीं आएगी। ठीक है। और अगर लोकपाल को लगता है कि अब हमें इस कंप्लेंट को डिसमिस करना है, इस कंप्लेंट का कोई वजूद नहीं है, तो फिर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा बिना पब्लिश किए या बिना पब्लिक के सामने आए। लेकिन अगर इंक्वायरी हो जाती है और सारी चीजें समझ में आ जाती है कि इसने इतना घपला किया है, एकदम सारी चीज कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, फिर भले ही वो बाहर आ जाए, लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही तब तक वो इन कैमरा होगी। समझ में आ गया? मतलब कॉन्फिडेंशियल होगी। Beside Prime Minister, it brings within its purview any person who has been Minister of Union and any person who is or have been a member of either House of Parliament। ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्ट है, ये एक्ट सबको कवर करता है। लाइक प्रधानमंत्री के अलावा जो भी मंत्री हैं या फिर जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी पार्लियामेंट में चुन के गए हैं, मतलब चुन के गए हैं, जिनको हमने वोट डाला और जो वहां चुन के गए हैं, वो सब भी इस एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। The Lokpal shall not inquire in any matter involved in। अब यहाँ पे क्या पढ़ा मैंने? The Lokpal shall not, यहाँ पे not है।
the Lokpal shall not inquire into any matter involving or arising from concern with any such allegation of corruption against any member of either House of Parliament in respect of anything said or vote given him or her in Parliament or any committee thereof covered under the provision contained in clause 2 of under article 105 of the Constitution। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन मैं इसको सिंपल बना देता हूं। यहां पे कहा गया है कि लोकपाल की एक लिमिटेशन है कि लोकपाल यहां पे इंक्वायर नहीं कर सकता। शेल नॉट लिखा है कि लोकपाल में हमने बात की कि लोकपाल हर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर क्या कर सकता है? पब्लिक सर्वेंट के ऊपर इंक्वायर कर सकता है। कोई इंडिया का पब्लिक सर्वेंट बाहर है तो उसके ऊपर भी कर सकता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी कर सकता है। कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे थे कि वहां पे इंक्वायर नहीं कर सकता, और उसमें एक एक्सेप्शन और है। ये एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि लोकपाल उन मैटर्स पे इंक्वायर नहीं कर सकता जिसके की पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है। फॉर एग्जांपल डिबेट चल रही है इन द सेंस हमारा आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यहाँ पे आर्टिकल 105 की बात की गई है। हमारा आर्टिकल 105 कहता है कि पार्लियामेंट में कुछ भी कहा गया शब्द, पार्लियामेंट में कुछ भी कही गई बातें पे इंक्वायरी नहीं हो सकती, पार्लियामेंट पे कुछ भी कई बातों पे लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है कि पार्लियामेंटेरियंस को बोलने की आजादी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, बाहर नहीं। सिर्फ उस पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि जब डिबेट्स चलती है तो कई बार गाली गलौज भी हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो स्पीकर वहां पे देख लेंगे पार्लियामेंट में क्या करना है, वो स्पीकर वहां पे देख लेंगे जो कि उस लोकसभा के जो हेड होंगे या राज्यसभा के चेयरपर्सन हेड होते वो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी का रोल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतनी इम्यूनिटी पार्लियामेंटेरियंस को क्यों दी गई है कि पार्लियामेंट में आप कुछ भी कह रहे हैं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी डिबेट्स के थ्रू कुछ भी वो कह रहे हैं, कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हैं, उस पर जुडिशरी क्यों नहीं आ सकती? इतनी पावर पार्लियामेंटेरियंस को क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पे ये है कि अगर पार्लियामेंट में कहे गए शब्दों पे अगर जुडिशरी टिप्पणी करने लग गई तो ये होगा कि पार्लियामेंट में फिर लोग डर डर के बोलेंगे। सबको डर रहेगा पता नहीं कब हमारे खिलाफ FIR हो जाए, सबको डर रहेगा कि पता नहीं कब जुडिशरी हमारे कान पकड़ दें। और पार्लियामेंट तो है ही डिबेट करने के लिए ना, पार्लियामेंट तो डिबेट करने के ही लिए है। तो आर्टिकल 105 ये कहता है कि पार्लियामेंट में कही गई कोई भी बातें पे जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस है ये इम्यून है पार्लियामेंट में कुछ भी कहने के लिए। और इसी आर्टिकल के तहत हम कई बार बहुत कुछ ऐसे आर्गुमेंट कह दिए जाते हैं जो नहीं कहना होता है। लेकिन इसका दूसरा साइड देखें तो मैंने आपको बताया कि ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे अगर उन पे हम बोलने पे उनको रोक लगाते, अगर हम उनके बोलने पे रोक लगा देते तो फिर वो अच्छे से अपनी डिबेट्स अच्छे से एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट नहीं रख सकते थे, ठीक है। सो ये भी लोकपाल के अंडर नहीं आएगा। मतलब आपने पार्लियामेंट में कुछ भी कहा है तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में कही गई कोई भी बातें इम्यून है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब इस आर्टिकल के अगर ज्यादा डिटेल में जाने का शौक है तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तब हम करेंगे, वरना ये जो लेक्चर है लोकपाल और लोक आयुक्त को छोड़ के आर्टिकल 105 पे हो जाएगा। जितना आपको जानना था उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। With respect to bureaucracy, it includes any group A, B, C or D, official or equivalent from amongst the public servant defined in the Prevention of Corruption Act 1988 when serving who has served in connection with the affairs of the Union। अब ये ब्यूरोक्रेसी में भी जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप T जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी कर सकता है। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज है तो इनके ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। अब सरकार में नहीं देखते कि ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, ग्रुप सी ऑफिसर है, अच्छा छोटे लेवल का ऑफिसर है तो ग्रुप डी ऑफिसर है। ये ऐसे ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। The act also provide for the manner in which the public servant must declare their assets। साथ ही साथ ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इन साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्ट वगैरह है इनमें ये भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि असेट्स वगैरह बताना चाहे लोकपाल लोक आयुक्त में भी हो तो उनसे जब वहां इंक्वायरी होगी लोकपाल और लोक आयुक्त में तो उनसे असेट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो उनको बताना पड़ेगा कि आज की तारीख में मेरे पास इतने रुपए हैं, कल इतने थे, इतने हो गए, इतनी जमीन जायदाद कैसे हो गई, इतनी संपत्ति कैसे हो गई, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू द एक्ट द लोकपाल शैल कंसिस्ट ऑफ, अब लोकपाल में कौन कौन से मेंबर होंगे वो समझेंगे। अ चेयरपर्सन हु हैव बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और he or she has been a judge of Supreme Court or is an eminent judicial member of incapable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of not less than 25 years in matter relating to anti-corruption policy, public administration and vigilance और फाइनेंस। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि एक चेयरपर्सन होंगे, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या फिर कोई ऐसा मेंबर जिसकी एकदम आउटस्टैंडिंग एबिलिटी होगी, स्पेशल नॉलेज होगा, करप्शन से रिलेटेड होगा और लॉ की जानकारी होगी। कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन निकालूं मैं, तो जब यहाँ पे लिख दिया कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, तो मतलब चीफ जस्टिस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही है। सोच लो यहाँ पे हम कोई आईएएस ऑफिसर को लगा देते तो यहाँ पे तो वही वाली बात हो जाती कि आईएएस ऑफिसर तो जो है वो सरकार का ही आदमी है और वो अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा, उसको डर रहेगा कि मेरा आगे प्रमोशन नहीं होगा, मेरा रिटायरमेंट ये वो फलाना ढुमका, उसको बहुत टेंशन रहेगी। तो जो चेयरपर्सन है कुल मिला के अगर मैं मोटे मोटे रूप में देखूं तो यहाँ पे बताया गया कि जो चेयरपर्सन है वो जुडिशरी का ही कोई होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर का होगा, मतलब या तो कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर कोई स्पेशल पर्सन होगा, स्पेशल नॉलेज होगा, तो उसको लॉ की जानकारी होगी अच्छी खासी। Further, the total member of Lokpal shall not exceed 8, out of whom 50 members shall be judicial member. साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो टोटल मेंबर है वो 8 से एक्सीड नहीं होंगे, जिसमें कि 50% क्या होंगे, 50% होंगे जुडिशियल मेंबर। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि जो टोटल मेंबर होंगे वो 8 से ज्यादा नहीं होंगे। तो टोटल मेंबर्स कितने हुए लोकपाल में, टोटल कितने लोग हुए लोकपाल में, टोटल 9 लोग हुए। अब आप बोलोगे सर 9 कैसे, यहाँ पे तो 8 लिखा है, तो 8 तो मेंबर हो गए, 8 तो क्या हो गए, 8 मेंबर हैं, 8 हो गए हैं मेंबर, प्लस एक क्या है, एक इंसान चेयरपर्सन होगा, एक इंसान चेयरपर्सन होगा ना, प्लस 1 चेयरपर्सन, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 9 मेंबर होंगे। और इन 9 में से हमने क्या देखा था कि 50% जो है वो 50% लोग जुडिशरी के होंगे और 50% भले ही आप फिर किसी दूसरे विंग के रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी तो यहाँ पे 2/3 मेंबर्स, ये जो टोटल मेंबर है इनके 2/3 मेंबर जब बोलेंगे कि हाँ इंक्वायरी जरूरी है तभी जाके इंक्वायरी होगी। ऐसा ही नहीं है कि हर किसी का मन हो गया चलो आज इंक्वायरी करते, ऐसा नहीं है। जब इन टोटल मेंबर्स में से 2/3 मेंबर बोलते हैं कि हाँ हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे तभी इंक्वायरी होगी। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Furthermore, the power of Lokpal are extensive and equivalent to the superintendent's inquiry and investigative power of police and Central Vigilance Commission. The Lokpal shall consist of an inquiry and prosecution wing to take necessary steps in prosecution of public servant in relation to the offences committed under Prevention of Corruption Act 1988. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोकपाल की पावर है वो एक्सटेंसिव पावर है, वो कुछ भी इंक्वायर वगैरह कर सकते हैं, पुलिस और इनके लेवल तक की पावर है वो कुछ भी इंक्वायर वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी सबूत वगैरह मांग सकते हैं। साथ ही साथ लोकपाल उन सारी चीजों पे डील करेगा जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर लग रहा है कि ये इंसान गिल्टी हो सकता है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत अगर उन्हें लग रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं इसने कुछ गलत किया है तो उसके तहत वो सारी चीजें देखेगा और नेसेसरी स्टेप्स भी लेगा। Further, the Lokpal can even recommend the government to create special courts to decide cases arising from Prevention of Corruption Act 1988. साथ ही साथ लोकपाल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाइए ताकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जिसके ऊपर भी डाउट है उनका फटाफट हम देख सके। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे स्पेशल कोर्ट्स बनाए भी गए हैं। Likewise, the Lokpal and Lok Ayukt Act 2013 provides for the establishment of Lok Ayukt at every state in order to deal with complaints of corruption against public functionaries. अब तक हमने लोकपाल के बारे में बात की, वैसे ही लोक आयुक्त भी है। लोक आयुक्त का भी वही 2013 वाला एक्ट है और इसमें यह बताया गया कि हर स्टेट में लोक आयुक्त होना चाहिए। तो जो स्टेट लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टेट की सरकारी नौकरी में, एक केंद्र सरकार की नौकरी होती है, स्टेट एक राज्य सरकार की नौकरी होती है,
तो जो राज्य सरकार की नौकरी में है उनका लोक आयुक्त ध्यान रखेगा, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड दैट ऑल स्टेट मस्ट इंस्टीट्यूट लोक आयुक्त विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। अब 2013 में ये बना था तो ऐसा था कि 2014 तक हर स्टेट में लोक आयुक्त होने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट सम स्टेट इन इंडिया, फॉर एग्जांपल दिल्ली, कर्नाटका, केरला एक्सेट्रा हैज इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त इन प्लेस। अब यहाँ पे बताया गया कि इस एक्ट से पहले ही लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 के पहले से ही बहुत सारे स्टेट्स में क्या था, बहुत सारे स्टेट में लोक आयुक्त थे ऑलरेडी, ठीक है। तो 2013 के पहले से ही बहुत सारे स्टेट में लोक आयुक्त थे। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं, चाहे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, मीडिएशन हो, कंसिलिएशन हो, लोक अदालत हो, ऑम्बुड्समैन हो, लोकपाल हो, लोक आयुक्त हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया है और कोशिश की कि मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊं और आपको डिफरेंसेस भी बताऊं। आई होप आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी के साथ आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज यूनिट नंबर 3 होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे क्लास KG से क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग और NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 भी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके सीरीज है, जिससे कि आप लोग अपना लीगल नॉलेज इनहांस कर सकते हैं। तो एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में जाके इट्स ऑल लीगल करके जो सीरीज है आप उसे विजिट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करते हैं, तो क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियोस होते हैं वो चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो देर किस बात की, फटाफट अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एग्जाम में टॉप कीजिए। साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स को बताइए, ट्यूशंस में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।